भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, 24 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है, 10 गुरुओं का जन्म स्थान है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, बड़े बड़े महापुरुष भगवान शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है। इसके बावजूद भारत में कलयुग चल रहा है और सिंगापुर जहां किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया वहां सतयुग चल रहा है। जापान में जहां किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया वहां सतयुग चल रहा है। दुनिया के कई देशों में आज सतयुग है और भारत में कलयुग है। इसका मूल कारण यह है वहां पे राम नीति लागू है, भय बिन होए न प्रीत, वहां कृष्ण नीति लागू है, सखे साठे समाचरित। हमारे यहाँ हमने राम मंदिर तो बनाया, राम नीति लागू नहीं किया। कृष्ण मंदिर तो हजारों है लेकिन कृष्ण नीति नहीं लागू किया। आज की डेट में प्रतिवर्ष 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख में से 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 25 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं। उसका आंकड़ा कुछ इस तरीके का है, करप्शन से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं प्रतिवर्ष। फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख से प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मरते हैं। नशे के कारण प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। रोड एक्सीडेंट से लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। जमीन विवाद में 12 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, उसमें 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है लगभग। मिलावटखोरी के कारण लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की मौत होती है। इसी तरीके से टोटल पोल्यूशन के कारण लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। उसमें 2 लाख एयर पोल्यूशन से, 2 लाख वाटर पोल्यूशन से, 2 लाख लैंड पोल्यूशन से और बाकी 4 लाख प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और बाकी जो 6 तरीके का पोल्यूशन उससे होती है। तो 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। हम जो विषय रखने जा रहे हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो 25 लाख तो नहीं लेकिन उसमें से 20 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। क्यों, कैसे? 2 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट के कारण मौत होती है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। जब भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, सड़क नहीं टूटेगी, रोड एक्सीडेंट बचेगा, रोड एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मौत नहीं होगी। मिलावटखोरों को साल भर के अंदर सजा होनी शुरू हो जाएगी, मिलावटी दूध, फल, सब्जी, जूस बंद हो जाएगा, तो 2 लाख लोगों की अकाल मौत जो मिलावटखोरी से हो रही वो रुक जाएगी। इसी तरीके से आपके जमीन विवाद अगर 6-6 महीने के अंदर डिसाइड होने शुरू हो जाए, साल भर के अंदर डिसाइड होने शुरू हो जाए, तो ये जो मारपीट हो रही है एक दूसरे के भाला गड़ासा चल रहा है वो रुक जाएगा। इसी तरीके से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन जो 10 लाख लोग साल में मर रहे हैं, अगर स्ट्रिंजेंट लॉ हो और फटाफट सजा मिले तो वही कहते हैं कानून का खौफ पैदा हो जाए, पोल्यूशन कम होगा, हार्ट अटैक कम होगा, हार्ट फेलियर कम होगा, कैंसर कम होगा, बाकी बीमारियां कम होगी। अब हो क्या रहा है आप जरा समझिए। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे नंबी नारायण, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे थे। उनको देशद्रोह के मामले में फर्जी मुकदमे फंसा दिया। अगर वो ये काम नहीं करते तो क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, हमारे पास 20 साल पहले इंजन बन चुका होता, हम नंबर 1 होते दुनिया में। लेकिन बेचारे जेल गए और जो साइंटिस्ट नंबी नारायण को बेगुनाही साबित करने में 20 साल लग गए। प्रयाग के विष्णु तिवारी, जमीन का झगड़ा हुआ और झगड़े में उनके ऊपर SC ST और बलात्कार का केस दर्ज करा दिया गया और विष्णु तिवारी 20 साल के बाद बरी हुए। उनके माता पिता खत्म हो गए, घर परिवार बर्बाद हो गया। कर्नल अनिल कबोत्रा जिन्होंने 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, पंचकुला में उनके घर पे फर्जी कागज बनवा के कब्जा कर लिया गया है। पिछले 25 साल से अपना घर वो वापस छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको घर वापस नहीं मिला। वो कर्नल थे, 1971 का युद्ध लड़ चुके। जौनपुर में एक मंदिर के 10 बीघे जमीन पे फर्जी कागज बनवा के कब्जा कर लिया गया है। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ था, हम 2026 में बैठे हैं, 41 साल बीत चुका है। उसकी वसीयत फर्जी, सब कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी है और 41 साल के बाद भी मुकदमा अभी सबसे निचले वाले पायदान पे है, जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं चकबंदी अधिकारी। आज अगर वो मुकदमा डिसाइड हो जाए तो उसकी अपील होगी SOC के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी DDC के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। 41 साल बीत चुका है, अभी मुकदमा सबसे नीचे पायदान पे है। 41 साल में ये नहीं तय हो पाया कि ये वाली वसीयत असली है कि ये वाली वसीयत असली है, 2 वहां वसीयत है। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूं, मथुरा में विद्या देवी थे, उनके भाई नहीं थे, तो विद्या देवी के पिताजी ने अपनी 15 बीघे जमीन विद्या देवी को दे दिया और विद्या देवी के पिताजी मर गए 1975 में और 1995 में, यानी विद्या देवी के पिता के मरने के 20 साल के बाद उनके पिताजी को मथुरा में कागजों में जिंदा कर दिया और विद्या देवी जो 2025 में मरी हैं,
इनको 1995 में मार दिया। तो पिताजी को मरने के 20 साल के बाद जिंदा किया, और बेटी विद्या देवी जो 2025 में मरी है, इसको 1995 है, मरने के 30 साल पहले कागज में मार दिया, और मारने के बाद वो 15 बीघे जमीन लिखवा लिया। ये तो चलो ठीक है, लिखवाया था। उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि विद्या देवी 30 साल लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, और 30 साल तक वो सिद्ध नहीं कर पाई कि वो जिंदा है। जब वो मरी है उसके बाद फिर FIR हुआ है, फिर वो फर्जी लोग पकड़े गए, बाकी उनका क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि विद्या देवी तो नहीं है। ये समस्या हो रही है। झगड़ा होता है खेत का और मुकदमा लिखा जाता है SC/ST एक्ट का। झगड़ा होता है चक्रोट का और मुकदमा लिखा जाता है छेड़छाड़ और बलात्कार। झगड़ा होता है पति पत्नी में और मुकदमे में जेठ जेठानी नंद नंदोई सास ससुर सबको लपेट के जेल भिजवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत करने वालों को सजा नहीं हो रही है। मुकदमे लंबे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि झूठे FIR की पूरी सुनामी आई हुई है। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी गवाही देने वालों को सजा नहीं होती। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी जांच करने वालों को सजा नहीं होती। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठा हलफनामा दाखिल करने वालों को सजा नहीं होती। और उसका एक प्रावधान है, झूठी शिकायत, झूठी जांच, इसका एक प्रावधान है, झूठा हलफनामे का प्रावधान है अभी नए वाले BNS में, लेकिन वो भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसा अभी हमारे राघव जी ने बताया, एक धारा है, वो धारा ये कह रही है कि सामने वाली पार्टी को पता है कि इसका सारा डॉक्यूमेंट फर्जी है, फिर भी वो FIR नहीं लिखवा सकता। हाँ, जज साहब संतुष्ट हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उनको खुद ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। अब जज क्यों शिकायत करेगा? भाई जज बेचारा 2 साल पूरा हो चुका, मुकदमा सुन रहा है, पता चला 3 साल के बाद ट्रांसफर हो रहा है, जब 2 साल 9 महीने बीत गया, उसको समझ में अच्छा डॉक्यूमेंट तो फर्जी है। अगर वो शिकायतकर्ता बन जाए और उसका ट्रांसफर हो गया गाजियाबाद से गोरखपुर, तो उसको तो बार बार गोरखपुर से गाजियाबाद आना पड़ेगा शिकायतकर्ता के रूप में। तो जज शिकायतकर्ता क्यों करे? अरे वो मुकदमा सुन ले, यही बहुत बड़ी बात है, वो शिकायतकर्ता कैसे बने? तो इस पूरे कानून में एक फ्लॉज है। लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। झूठी शिकायतों के कारण अतुल सुहास वाला केस आपको पता ही होगा, किस तरीके से उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसे फर्क, और इसका एक और मैंने जो देखा, इस पे एक पैटर्न है। जो कानून कास्ट के आधार पे बने हैं उनका बहुत दुरुपयोग होता है। जो कानून जेंडर के आधार पे बने हैं उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है, और जो कानून रिलीजन के आधार पे बने हैं उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए वक्फ एक्ट रिलीजन के आधार पे बना तो 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई, आज तक 4 एकड़ जमीन वापस नहीं ले पाई है। कानून बदला है लेकिन 40 लाख एकड़ में से 4 एकड़ भी वापस लेना मुश्किल है। ऐसे ही आपका SC/ST एक्ट कास्ट के आधार पे बना, उसका कितना दुरुपयोग देख लीजिए कि 95% उसमें केस में एक्विटल हो रहा, सजा हो ही नहीं पा रही। सेम आपके डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या दहेज का केस है, उसमें भी झगड़ा 2 लोगों में होता है, पूरा खानदान परिवार नंद नंदोई सारे जल जा रहे हैं, फिर उसके बाद साल 2 साल 4 साल के बाद छूट रहे। ये बंद करना जरूरी है, और इसी बंद करने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। हमें बहुत खुशी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। फिर से सुनवाई होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और उन्होंने यही पूछा है कि इस पिटीशन को क्यों, इसके ऊपर राज्य सरकारों का क्या रुख है। हमने पिटीशन में 4 मांग किया है। पहली मांग क्या किया वो आपको बता देता हूं। पहले तो हमने ये कहा है प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कचहरी में, हाई कोर्ट में, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि UGC भी आ चुका है, तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में हर जगह एक 4x8 का डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए और उसमें लिखा हो कि फर्जी शिकायत करने पे 5 साल सजा होगी, फर्जी करने गवाही देने पे इतनी सजा होगी। जो कम से कम एग्जिस्टिंग कानून है उसमें किस अपराध में कितनी सजा है वो लिखा जाए, जिससे कि लोग पहले से समझ जाएं कि भैया अगर मैं फर्जी शिकायत करूंगा तो हमें सजा हो सकती है। दूसरा हमने उसमें कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करने जाए, वो थाने में जा रहा है या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वाइस चांसलर के पास जा रहा है, या जहां तहसील में जा रहा है, SDM के पास जा रहा है, ADM के पास, DM के पास, ये उनकी ड्यूटी है। उनको जो बोर्ड में लिखा हुआ है कि फर्जी शिकायत 5 साल, फर्जी गवाही 5 साल, फर्जी एफिडेविट 5 साल, जो वो सजा है, वो सजा एक बार मौखिक रूप से भी उनको बताएं,
और तीसरा हमारी इसमें मांग ये है हमारी पीआईएल में कि जब भी व्यक्ति कंप्लेन दे उससे अंडरटेकिंग लिया जाए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं कैसे मुकदमा शुरू होता है। हम थाने पे जाते हैं, थाने में लिखते हैं सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, सेवा में ये हुआ, मुझे गाली दिया, फलाने किया, मेरी बाइक चोरी किया, जो भी कहा, और वही अपनी साइन कर देता है। हम कह रहे हैं उस साइन करने के बाद वो 4 लाइन फिर लिखे, ये थानेदार उससे ले रिटर्न में क्या कि मुझे पता है कि फर्जी शिकायत करना अपराध है, इसमें धारा इतने के अंतर्गत 5 साल सजा होगी, और मैं जानता हूं कि अगर मेरी ये शिकायत फर्जी हुई तो मुझे 5 साल की जेल होगी। जिस दिन ये अंडरटेकिंग प्रत्येक शिकायतकर्ता से लिया जाएगा, एक बार अगर 10, 20, 50 हजार रुपए लेके शिकायत करने आया भी होगा, किसी ने भेजा भी होगा जाके शिकायत करो, मैं कह रहा हूं थाने से उल्टा भाग जाएगा, वापस पैसा उल्टा कर देगा। हमने यही प्रावधान इसमें मांगा है। वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कोई शिकायत कर रहा है, एडीएम से कोई शिकायत कर रहा है, तहसीलदार से कोई शिकायत कर रहा है, जहां भी शिकायत करने वाला जा रहा है उससे अंडरटेकिंग लिया जाए कि मुझे पता है कि झूठी शिकायत, झूठा एफआईआर अपराध है। हमने एफिडेविट एक फॉर्मेट बनाया हुआ, उसमें यह भी कहा है जहां भी व्यक्ति एफिडेविट फाइल करता है, चाहे तहसील में कर रहा है, कचहरी में कर रहा है, हाईकोर्ट में, उस एफिडेविट में डिपोनेंट का कॉलम होता है, उसमें भी उस लिखा जाए कि हाँ मुझे पता है कि फर्जी एफिडेविट फाइल करने पे 7 साल सजा होती है, मुझे पता है। जब कोई आदमी गवाही देने जाए फिर उससे लिया जाए, मुझे पता है फर्जी गवाही देने पे 7 साल सजा हो सकती है। जब कोई एविडेंस दे, प्रूफ दे, सबूत दे, उससे भी अंडरटेकिंग लिया जाए, मुझे पता है कि फर्जी सबूत देना भी 5 साल सजा है। तो ये हमने मांग किया। और चौथी हमारी मांग ये है, जो इसके पहले राघव जी ने कहा, कि जहां फर्जीवाड़े का मामला हो, फर्जी शिकायत, फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एविडेंस, फर्जी विटनेस, वहां सजा कंसेक्टिव हो। हमारे अमेरिका में एक ही तरीके की सजा है, हर सजा कंसेक्टिव होती। कंसेक्टिव का मतलब अगर 5 धारा में 5-5 साल सजा है तो अमेरिका में टोटल 25 साल सजा होगी। हमारे देश में ज्यादातर केस में 5 साल सजा होगी। अगर 5 धाराओं में 5-5 साल सजा है तो वो केवल 5 साल की सजा होगी। उसको कहते हैं कॉन्करेंट कन्विक्शन। कंसेक्टिव का मतलब वो जुड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति फर्जी शिकायत कर रहा हो, कोई भी तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहा हो, उसको कंसेक्टिव सजा हो। इसका मतलब उसकी सजा एक के साथ पहले एक सजा पूरी हो जाए, फिर दूसरी सजा पूरी हो, फिर तीसरी सजा हो। अगर उसको 5 धारा में 5 साल सजा हो रही है, उसको भी 25 साल सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और ये अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राघव जी, शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे, अतुल गर्ग जी, माननीय अतुल गर्ग जी जो लोकसभा के सांसद है गाजियाबाद से, उनके प्रयास से ही ये लोकसभा की तरफ से लॉ मिनिस्ट्री को नोटिस जारी हुआ है। शायद अपना परिचय बताने में शर्मा रहे हैं, मुझे बताना भी नहीं चाहिए, हम बता रहे। तो उन्होंने लोकसभा को नोटिस इशू किया है। तो दो एक तरीके से पैरेलल प्रोसीडिंग हो चुकी है। लोकसभा को भी नोटिस हो चुका, लॉ मिनिस्ट्री को नोटिस हो चुका है फर्जरी के मामले में, हमारी पीआईएल पे नोटिस हो चुका है फॉल्स केस, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स विटनेस, इसके ऊपर नोटिस हो चुका है। ये काम हो जाए तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जस्टिस विद इन ईयर दुनिया के कई देशों में हो रहा है। हमारे देश में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में जस्टिस विद इन आवर होता था। मुकदमा कॉम्प्लिकेटेड होता था तो जस्टिस विद इन डे होता था, दिन भर के अंदर फैसला होता था। मुकदमा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो 2-3 दिन आना पड़ता था, जस्टिस विद इन वीक होता था। और बहुत कम केसेस हैं जहां राजा विक्रमादित्य जी ने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1 महीने का समय लिया। 2-4 केस ऐसे आते हैं पढ़ने में, तो जस्टिस विद इन मंथ तो हो ही जाता था। हमारे भारत में जस्टिस विद इन मंथ होना ही होना था। और आज जस्टिस विद इन 3 डिकेड, जस्टिस विद इन 4 डिकेड, जस्टिस विद इन 5 डिकेड, और उसमें जस्टिस नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग 20-20 साल सजा काट के बाहर आ जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए नंबी नारायण का, उदाहरण देख लीजिए विष्णु तिवारी का, उदाहरण देख लीजिए कर्नल कबोत्रा का। इसको रोकने के लिए आवश्यक है, इस पे व्यवस्था किया जाए। 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं इस समय। 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में। एक परिवार में एवरेज 6 या 7 आदमी मान के चलिए तो 30 से 35 करोड़ भारतीय टेंशन में। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में।
ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में है। मेरा ये मानना है कि अगर ये लागू हो गया तो झूठी शिकायतें बंद होंगी, झूठी जांच, झूठी गवाही बंद होगी। और अब समय ये भी आ चुका है, हालांकि आज का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का तरीका यह है, एक भारत तब होगा जब सबके लिए एक कानून होगा, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, जेंडर के आधार पे नहीं। और श्रेष्ठ भारत तब होगा जब हमारा प्रत्येक कानून श्रेष्ठ कानून होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले 10 देशों का संविधान पढ़ा था। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कानून बनाने के पहले उन 10 देशों का कानून नहीं पढ़ा जाता। संविधान निर्माताओं ने 10 देशों का संविधान पढ़ा उस जमाने में, आपके 75 साल पहले, फिर अपना संविधान बनाया। कुछ जापान से लिया, कुछ अफ्रीका से लिया, कुछ अमेरिका से लिया, कुछ फ्रांस से लिया। दुर्भाग्यवश हम अब कानून बनाने के पहले उन 10 देशों का कानून नहीं पढ़ते। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के इस विषय को उठाने के बाद पूरे देश में बुद्धिजीवी का खासतौर पर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संसद में और मुद्दा उठेगा। अतुल जी ने तो उठा ही दिया है, बाकी और भी लोग उठाते रहेंगे। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो। ये जो 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, ये अकाल मौत रोकना जरूरी है। हो सकता है कि उसमें हमारे आपके रिश्तेदार नातेदार भी हों, हमारे आपके पड़ोसी हों। कोई रोड एक्सीडेंट से मरा होगा, कोई मिलावटखोरी से मरा होगा, कोई दहेज के कारण परेशान, दहेज के झूठे केस से परेशान होके। तो अब देश को अगर विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत में रामराज्य स्थापित करना है, भारत में सतयुग स्थापित करना है, तो झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही के ऊपर कठोर दंड का प्रावधान करना पड़ेगा। अमेरिका में एक आतंकवादी था, डेविड कोलमन हेडली, वो पकड़ा गया। उससे पूछा तूने रेकी किया क्या? उसने बोला हाँ रेकी किया। सोचिए अमेरिका का आतंकवादी कितने ईमानदार होते। बोला रेकी किया, बोले हाँ किया। जानते क्यों? क्योंकि अगर वो झूठ भी बोलता तो पकड़ में तो आ जाता कि हाँ रेकी किया था। अब उसने कह दिया रेकी किया तो 5 साल सजा हो गई। अगर वो कहता रेकी नहीं किया तो 10 साल झूठ बोलने की और 10 साल रेकी करने की, टोटल सजा 20 साल की होगी। उसने कह दिया तो जज ने उसको 5 साल में छोड़ दिया। दुनिया के कई देशों में अलगाववादी, आतंकवादी, चोर, डकैत भी ईमानदारी से कोर्ट में बात करते हैं। हमारे देश में जो ईमानदार हैं वो भी कोर्ट में जाके झूठ बोल जाते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को रोकने के लिए मुझे लगता है कि ये सतयुग में लाना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और फर्जरी बंद होनी चाहिए और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो उसको ले सकते हैं।